हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज हमारी हर रोज आती है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर रोज एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में आपसे पूछा जाता है और उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कल का क्वेश्चन था उसकी। कल का जो क्वेश्चन था, प्रश्न था सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो उसका बहुत से सबने लगभग सही उत्तर दिया। सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है और स्थापना भी बताई है 1928। ये देखिए, इन्होंने भी सबने लगभग रुड़की में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की में स्थित है और स्थापना हुई थी उसकी 1928 में। तो सभी ने लगभग इसका सही जवाब दिया है। तो अब बात करें दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। क्वेश्चन ये है, इसका सही जवाब आपको देना है। जब तक गढ़वाल मंडल का गठन नहीं हुआ था तब तक देहरादून किस मंडल का भाग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, सहारनपुर मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको देना है। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसमें सभी मिक्स प्रश्न है। जैसे अभी स्टार्टिंग में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद धीरे धीरे क्योंकि ये हिंदी भी आ गई तो सब कुछ इस तरह से है। फिर जीके भी, क्योंकि एग्जाम में आप सिर्फ उत्तराखंड पढ़ के ही एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है, तो इस तरह से धीरे धीरे एक उत्तराखंड, ये देखिए आप नीचे को, इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद ने प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण के मुद्दे पर याचिका दाखिल की थी। माधव आशीष, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर अवधेश कौशल। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने सिर्फ ज़्यादा इनके बारे में सुना होगा, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, कल्याण सिंह रावत, इनके बारे में ज़्यादा सुना होगा। लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों ना ही चंडी प्रसाद भट्ट हैं और ना ही कल्याण सिंह रावत महती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवधेश कौशल। अवधेश कौशल ने, पहली बात तो एक इनका संबंध किससे, तो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। उत्तराखंड के इस पर्यावरण ने प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण के मुद्दे पर याचिका दाखिल की थी। इनको दोस्तों जाना जाता है, अवधेश कौशल को, खनन माफियों, जो खान माफियों से लोहा लेने के लिए इनको जाना जाता है, अवधेश कौशल को। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अवधेश कौशल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और इन्होंने देहरादून मसूरी में जो खनन क्षेत्र वहाँ प्रतिबंध किया था अवधेश कौशल ने। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी। शोभन सिंह जीना, बद्रीनाथ पांडे, अजय राणा या फिर भवानी सिंह रावत। अब दोस्तों दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे हट गए, क्योंकि बद्रीनाथ पांडे, शोभन सिंह जीना ये तो होंगे नहीं। अजय राणा, भवानी सिंह रावत। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भवानी सिंह रावत। इनका जन्म भी दुगड्डा पौड़ी में ही हुआ था और इन्होंने जो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। और इनके साथ ही 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे और वहीं जंगलों में जो पिस्टल की ट्रेनिंग भी ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो भवानी सिंह रावत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी किस वर्ष उत्तराखंड में प्रथम बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। 2002, 2009, 2007 या फिर 2012। क्योंकि दोस्तों ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, तो प्रथम बार कब चुने गए थे ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। 2007 में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी बने थे 2007 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2007 से लगभग ये रहे थे, उसके बाद 2009 तक ये रहे थे। 2007 के बाद फिर आते हैं जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। फिर उसके बाद दोबारा बनते हैं 2011 में। 2011 का उस समय सितंबर का टाइम था, तो सितंबर 2011 से फिर बनते हैं मार्च 2012 तक। उसके बाद आते हैं विजय बहुगुणा, फिर हरीश रावत, तो फिर इस तरह से फिर त्रिवेंद्र रावत, फिर वर्तमान में जो भी हैं। और इससे अगर बात करें एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने कि अपना कार्यकाल पूरा किया है, वो दोस्तों वो हैं ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। अभी तक लगभग की 20-21 साल हो गए। अभी तक जो पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया था, ND तिवारी। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाला है। इला चंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। अब दोस्तों जैसे मुख्यमंत्री बताया, जैसे पहले मुख्यमंत्री कौन है, कई बार न मालूम 7-8 बार, बहुत बार प्रश्न बन चुका है। तो नित्यानंद स्वामी, बिल्कुल आसान प्रश्न और हर बार एग्जाम में आता ही आता है।
अगला है इलाचंद जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, एक कथन है। अगला है इन्होंने सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का संपादन किया था। कूट दिए हुए हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, और ए और आर दोनों सही है या फिर ए और आर दोनों गलत है। इसमें से आपको बताना है। इलाचंद जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, ये तो बिल्कुल सही है, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि जो जनपक्ष पत्रिका है ये इनके द्वारा नहीं, ये निकाली गई थी शैलेश मटियानी ने, शैलेश मटियानी के द्वारा निकाली गई थी जनपक्ष पत्रिका, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। इलाचंद जोशी जहाज का पंछी इनका उपन्यास है, और इलाचंद जोशी और शैलेश मटियानी दोनों ही अल्मोड़ा से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? अभी जो 2019 के एग्जाम में आया हुआ, कनिष्ठा के एग्जाम में। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। अब दोस्तों आपको जैसे किसी से भी पूछ सकता है, जैसे शैलेश मटियानी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जो पिछले पेपर में उन्होंने सबसे पूछा है प्रश्न की कौन सी रचना नहीं है, 3 रचनाएं उन्हीं की दे दी और 1 रचना किसी और की दे दी। तो आपने अगर किसी और की रचना वाली पढ़ी है तो तब आप सही कर पाएंगे, वरना नहीं पढ़ी तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, हिंदी में भी बनता है और यहाँ भी बनता है, दोनों जगह प्रश्न बनता है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये इनकी पुस्तक नहीं है। तो ये पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है धर्मपाल सिंह मन्नाल, धर्मपाल सिंह मन्नाल, ये भी बन सकता है 1 नंबर के लिए। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक किसकी है? धर्मपाल सिंह मन्नाल। बाकी यशवंत सिंह कटोच मध्य हिमालय की कला, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटोच, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये तो आपके पास बुक होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य कौन सा काल है? इसमें आपको काल बताना है। संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, हेतुमद भविष्यकाल या फिर भूतकाल। तो वह आए तो मैं जाऊं, इसमें होगा हेतुमद भविष्यकाल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। हेतुमद भविष्यकाल में होता है क्या है कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो ये होता है हेतुमद भविष्यकाल। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि वह आए तो मैं जाऊँ, और जैसे और चीज़ भी कह सकते हैं कि वह पढ़ाए तो मैं पढ़ूँ, वह पढ़ाए तो मैं पढ़ूँ, तो ये भी हो जाएगा हेतुमद भविष्यकाल, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कर का अर्थ नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें बताना कि कर का अर्थ कौन सा नहीं होता है। सूर्य, किरण, हाथ, टैक्स। और कर का हाथ भी होता है, टैक्स तो होता ही होता है, कर टैक्स, किरण भी होता है, सूर्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बाकी कर, हाथ, टैक्स, ये सब किरण, ये सब हो जाएंगे कर का अर्थ होता है, तो सूर्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर। इसी तरह से आपको एग्जाम में यहाँ पर जैसे भरने के लिए निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम है, जैसे जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, उन एग्जाम में निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थ के आधार पर यहाँ पर आपको भरना रहेगा के कुल भेद है, पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खाली लग रहा है कि थोड़ा इस तरह से दे रखा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान प्रश्न है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद हैं, या फिर क्रिया विशेषण के 7 भेद हैं, या फिर निपात के 4 भेद हैं, या फिर समुच्चय बोधक के 8 भेद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के, यहाँ पर लिखेंगे 8, तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, और यहाँ से भी दोस्तों कई बार एक ही नंबर के लिए भी पूछा गया है। एक तरफ पक्षी विहार नेशनल पार्क दिए हुए हैं और एक तरफ कहाँ स्थित है। आपको दोस्तों कोई 1-2 जरूर पता होंगे और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, कोई ना कोई आपको जरूर पता होगा, पर यहाँ से अब स्क्रीन पर इतना ही आ रहा है, इतना ही हम करेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर नेशनल पार्क ये हो जाएगा गुजरात में। और मानस जो है, मानस हो जाएगा असम में, क्योंकि मानस तो सबने पढ़ा होगा लगभग, गिर भी पढ़ा होगा, बांदीपुर भी। रोहिल्ला नेशनल पार्क ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, अपने पड़ोसी राज्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब सही उत्तर ऑप्शन से क्या करें, लेकिन ये आप याद रखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में 1 नंबर के लिए कई बार बना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में ये भी कई बार बना है। मानस पुराने पेपर में बहुत बार बना है, और रोहिल्ला नेशनल पार्क हिमाचल
प्रदेश। तो ये सब याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि की समान सुरक्षा का खंडन नहीं करेगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 256। अब दोस्तों एक खाली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न कर रखा है, लेकिन आपने सिर्फ विधि की समान जो विधि के समक्ष समता, ये अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो इसका उत्तर आ गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि के समक्ष समता के बारे में। बाकी प्रश्न लंबा चौड़ा इस तरह से दे सकता है, बाकी आपको समझना है। इसका सही उत्तर विधि के समान सुरक्षा का खंडन नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बना है पिछले पेपरों में भी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने किया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के समय। तो लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखनी है, और उसके बाद बताना कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी, नहीं पहले जो स्टार्टिंग में प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने, यहाँ पर डैश में भरना रहेगा, जा पहुँचे। कहाँ जा पहुँचे थे? मद्रास जा पहुँचे थे, बॉम्बे, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुँचे थे। इस तरह से यहाँ पर भरना रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? यहाँ पर पूछा गया मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। ये मनसब का अर्थ, ये मनसब जैसे ये होता है एक अरबी शब्द है मनसब, और इसका अर्थ होता है जैसे कि रैंक या फिर पोजीशन। तो मनसब का ये अर्थ होता है। ये मनसबदारी जो प्रथा शुरू की थी ये की थी अकबर ने, अकबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब दोस्तों अभी तक लगातार जीके क्वेश्चनों के बाद अब उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे, इनमें से आपको बताना उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? BL जोशी और डॉक्टर अजीज कुरैशी, के पॉल, कृष्णकांत पॉल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णकांत पॉल छठे राज्यपाल थे। अभी तक 7 ही राज्यपाल बने हैं जो कि वर्तमान में हैं। अभी बेबी रानी मौर्य वो अभी 7वीं हैं, 7वें राज्यपाल हैं, और ये कृष्णकांत पॉल ये छठे थे। इससे पहले अजीज कुरैशी 5वें, चौथे नंबर पर मार्गरेट अलवा, तीसरे नंबर पर BL जोशी, और 2 और बच गए। सबसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला नंबर 1 पर, और सुरजीत के बाद सुदर्शन दूसरे नंबर पर। तो अभी तक कुल 7 ही राज्यपाल हुए हैं। अभी 7वें जो वर्तमान में है बेबी रानी मौर्य, तो ये भी याद रखेगा, और उससे पहले छठे कृष्णकांत पॉल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे प्राचीनतम व्यापारिक मेला है? अल्मोड़ा मेला, कौसानी मेला, धारचूला मेला और या फिर बागेश्वर मेला। अब आपके मन में आ रहा होगा कि धारचूला है, यहाँ पर जोलजे भी होना चाहिए था, जोलजे भी हम धारचूला लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों जो आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें इसका उत्तर जो दिया गया था वो बागेश्वर मेला, और जो घनश्याम जोशी जी की बुक है उसमें भी इस बारे में बताया गया है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन जो व्यापारिक मेला वो बागेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो आयोग ने इसी को उत्तर दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सबसे प्राचीन मेला बागेश्वर मेला उत्तरायणी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। धारचूला मेला भी बहुत से जो जिन्होंने पेपर दिया था उन्होंने किया था, लेकिन जब फिर आंसर की आई तो उन्होंने मिला है, तो फिर उसमें उत्तर जो था ये बागेश्वर मेले को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंग नानी तप्त कुंड स्थित है? उत्तरकाशी जिले में, देहरादून जिले में, चमोली जिले में, टिहरी गढ़वाल जिले में।
अब गंगनानी, अब दोस्तों गंगा आप समझ गए होंगे, गंगनानी से अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में है गंगनानी, क्योंकि उत्तरकाशी में है गंगनानी कुंड। तो ऑप्शन नंबर जो कि गर्म कुंड है, यानी कि तप्त कुंड भी दिया हुआ है ऑप्शन में, कैसा कुंड है तो तप्त कुंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, उत्तरकाशी में है गंगनानी कुंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमोघ भूति शासक था, वंश से पूछा है किस वंश का था करके, कुड़िंद वंश, पाल वंश, योधेय वंश, कुणाल वंश। तो अमोघ भूति जो शासक था ये कुड़िंद वंश का था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने अपने नाम की जो मुद्राएं भी चलाई थी और अपनी मुद्राओं में इसने लिखाया था, अंकित किया था राग कुड़िंदस अमोघ भूतिस महरजस, और कुड़िंदु का सबसे शक्तिशाली शासक इसे माना जाता है। तो कुड़िंद वंश से अमोघ भूति, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है मलारी गांव से वर्ष 2002 में, मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल और जानवरों के अंग आदि प्राप्त किए? कौन सा विश्वविद्यालय ने खोज की थी ये आपको बताना है किसने खोजे। कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय या फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय। अब आपको श्रीदेव सुमन और गढ़वाल विश्वविद्यालय में से कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है गढ़वाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। मलारी गांव से जो कि कहाँ है, चमोली में है। 2002 में विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल ये सब खोजे गए थे गढ़वाल विश्वविद्यालय। और यहीं से 1956 में सिपरसार डबराल चारण इनके द्वारा भी महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की गई थी 1956 में। कहाँ, मलारी गांव में जो कि है चमोली में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है और निश्चित रूप से दोस्तों कंप्यूटर आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप उत्तराखंड एसआई देंगे या पटवारी, बीपीडीओ, बीडीओ, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, हर जगह कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर हर जगह आएगा। अब तो सिलेबस में भी दे दिया गया है। डाटा प्रोसेसिंग में डीबीएमएस यानी कि डीबीएम और एस, इसका आपको आशय बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। डिस्क बेस्ड मेमोरी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डायनामिक बाइनरी सिस्टम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, DBMS। तो DBMS बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है। बहुत सारी फुल फॉर्म अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है पिछले पेपरों में। तो इसका सही उत्तर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। अगला क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर से ही है। .xlx एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग यहाँ पर आपको भरना रहेगा फाइल्स के लिए किया जाता है, विंडोज, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या फिर वर्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग ये एक्सेल के लिए किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है डिबेटिंग क्लब को, अल्मोड़ा अखबार को या ए और बी दोनों को या उपरोक्त में से कोई नहीं। कुमाऊं में राजनीतिक चेतना का जो प्रसारित करने का श्रेय, अब दोस्तों यहाँ पर डिबेटिंग क्लब भी है, इसको भी करेंगे और अल्मोड़ा अखबार भी करेंगे, तो दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। डिबेटिंग क्लब 1870, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बना है। अल्मोड़ा अखबार इसी के प्रयासों से 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और 1913 से बद्रीदत्त पांडे आदि इसके संपादक रहे हैं अल्मोड़ा अखबार के। तो दोनों हो जाएंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चैतु व माणकू नामक चित्रकार किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फतेह शाह, सुदर्शन शाह, प्रीतम शाह या फिर कीर्ति शाह। तो चैतु व माणकू दोस्तों ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही, सुदर्शन शाह। चैतु व माणकू को सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही, सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने दोस्तों अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को। चैतु व माणकू को इन्होंने जो अपने दरबार में आश्रय दिया था और इनको कलाविदु का शिरोमणि भी कहा जाता है, क्योंकि ये कला ये सब इनको कलाविदु का शिरोमणि भी कहा जाता है सुदर्शन शाह को। और उनकी जो टिहरी की जनता थी इनको बोलंदा बत्तीस नाम से भी बुलाती थी या संबोधित करती थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सब उप निरीक्षक 2015 यानी कि एसआई में जो एग्जाम हुआ था 2015 का, उसमें आया हुआ प्रश्न है। उस समय के हिसाब से आपको बिल्कुल आसान लगेगा,
लेकिन पेपर लास्ट टाइम जब हुआ था SI का तो उसमें सीधे सीधे आया था प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते? 5, 4, 3 या फिर 8? अब जिन्होंने मैप नहीं देखा है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये आंतरिक ज़िले पूछना चाह रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो किसी राज्य या फिर अन्य देश से नहीं मिलते, इसका मतलब साफ है कि वो आंतरिक ज़िले होंगे जो किसी से अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते होंगे। अब दोस्तों ये जो इस तरह से मैप है, लेकिन ये कुछ गलत टाइप का बना, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों, एक है रुद्रप्रयाग और वहीं पर है टिहरी, और 2 तो ये हो गए, और इधर है बागेश्वर और इधर है अल्मोड़ा, और बाकी इधर पिथौरागढ़ है, इधर चंपावत है, इधर उधम सिंह नगर। तो ये 4 ज़िले हैं जो कि किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के शुष्क व शीतल क्षेत्रों में किस प्रकार की जो मृदा या मिट्टी पाई जाती है? दोमट मृदा, पर्वतीय छिछली मृदा, क्वार्टज मृदा या फिर लाल मृदा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, पर्वतीय छिछली मृदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? सतोपंथ से देवप्रयाग तक, बद्रीनाथ से केशवप्रयाग तक या फिर सतोपंथ से रुद्रप्रयाग तक, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतोपंथ से देवप्रयाग तक, यानी कि सतोपंथ ताल, सतोपंथ शिखर, सतोपंथ ताल, अलकापुरी बांग हिमनद है, यहाँ से सतोपंथ ताल से बहती अलकनंदा। लगभग जो अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर, भागीरथी की 205 है, अलकनंदा की 195 है। थोड़ा इनमें कन्फ्यूजन होता है। अलकनंदा 195 तो याद रखिए लगभग इतनी है, लेकिन कोई नाप के कोई इतना तो होता नहीं है कि फिक्स 195 लगभग अलकनंदा की लंबाई है। बाकी अलकनंदा की जो सहायक नदियों की बात करें जो पंचप्रयागों में मिलती है वो तो सभी हो जाएंगी, जैसे पिंडर, मंदाकिनी, ये सब हो जाएंगी। और इसके अलावा सरस्वती, जो पहला केशव प्रयाग में सरस्वती, और बिरथी भी है, और नबालिका, ये भी अलकनंदा की सहायक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतोपंथ से देवप्रयाग तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने थंबनेल में देखा होगा, सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यमक, अनुप्रास या फिर चेकानुप्रास या फिर रूपक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सजना है मुझे सजना के लिए, और इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि जैसे कनक कनकते सौगुनी इस तरह का ये है, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार हो जाएगा सजना है मुझे सजना के लिए इन पंक्तियों में। यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसकी जो अर्थ है उसका भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे यहाँ पर सजना, एक सजना ये है, एक सजना ये है। जो पहला वाला सजना है इसका अर्थ है कि मतलब कि कह सकते श्रृंगार करना, और दूसरा सजना है पति के लिए, जो पति परमेश्वर उनके लिए मतलब, और पहला सजना हो गया श्रृंगार, दूसरा हो गया पति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा, एक दिन घटेगा, एक दिन न घटेगा न बढ़ेगा, लेकिन समय बदलेगा। गजब का ऑप्शन है। दिन एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दिन घटेगा। अगर आप 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन घटेगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है। उस समय तक पद्मश्री थे, लेकिन अब पद्म भूषण भी इनको दिया गया है 2020 में। और तब आपको बताना है कि इनका संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से, लोक कला से, भौतिक विज्ञान से, साहित्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है, और कोटद्वार पौड़ी से ये संबंधित हैं। अभी भी आते रहते हैं काफ़ी न्यूज़पेपरों में, लगभग इनके आर्टिकल आते रहते हैं। अनिल प्रकाश जोशी और हेस्को के संस्थापक हैं, जो कि 1979 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में, संसद में, या फिर विधि आयोग में? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है इनमें वृद्धि करने की जो शक्ति निहित है वो है संसद में। तो संसद को ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनमें संख्या वृद्धि कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और वर्तमान में 33+1 है, 33+1। और हमारे राज्य में बात करें अभी 8+1+2, यानी कि टोटल इस तरह से 11। 2 अन्य हैं, 8 तो ये हो गए और 1 तो मुख्य हो गए, बाकी 8 ये हो गए और 2 अन्य है। तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड के लिए 11 है, तो ये भी है। और जो भारत के लिए 33+1, 33 अन्य और 1 मुख्य।
अगला क्वेश्चन है, मोर ध्वज प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल के रूप में, पुरातत्व स्थल के रूप में, औद्योगिक केंद्र के रूप में, इनमें से कोई नहीं। ढोलापालकी आंदोलन, अच्छा पहले तो मोर ध्वज प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, औद्योगिक केंद्र के रूप में, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्व स्थल के रूप में है मोर ध्वज प्रसिद्ध है। मोर ध्वज का दोस्तों आपको इसका किसका पुराना नाम था, प्राचीन नाम था मोर ध्वज, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे भी पता लगेगा कि यह वीडियो कौन कौन अंत तक देख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपको दोस्तों मोर ध्वज किसका प्राचीन नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल आसान है, आपको बुक में भी आसानी से मिल जाएगा। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ढोलापालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है, शिल्पकारों से, किसानों से, महिलाओं से या फिर आदिवासियों से। तो ढोलापालकी आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ढोलापालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। जयानंद भारती को इसके प्रणेता माने जाते हैं। ढोलापालकी आंदोलन से 1928 में चला था, 1928 कहीं 30 भी मिलता है। और जयानंद भारती ये पौड़ी से संबंधित थे, इनका जन्म भी पौड़ी में हुआ था जयानंद भारती का। ढोलापालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है और 1928 में ये प्रभावी हुआ था। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, और 30 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।